शहीद की शहादत को तो सभी याद रखते हैं, मगर उसकी पत्नी जो जिंदा भी है और भावनाओं से भरी भी, पति के जाने के बाद वह युद्ध करती है समाज से और घर वालों के तानों से। हर दिन वह अपने जज्बातों को शहीद करती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कौन याद रखता है ऐसी पत्नी और मां के त्याग को। वैसे भी इतिहास गवाह है कि शहीद का नाम सबकी जबान पर होता है, पर शहीद की पत्नी और मां का शायद जहन पर भी नहीं। जैसे ही रुकमा ने ये चंद लाइनें बोली तो सारा हाल तालियों से गूंज गया। ब्रिगेडियर साहब खुद उठकर आए और रुकमा के पास आकर बोले, हम हेड ऑफिस और रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे जिससे वे तुम्हारे लिए और मदद कर सकें। ऐसा कहकर रुकमा को चेक थमा दिया गया और शहीद की पत्नी के सम्मान समारोह की रस्म अदायगी भी पूरी हो गई। चेक लेकर रुकमा आंसू पोंछते हुए स्टेज से नीचे आ गई। पतले काले सफेद बॉर्डर वाली साड़ी, माथे पर न बिंदी और काले उलझे बालों के बीच न सुहाग की वह लाल रेखा, पर बिना इन सब के भी उसका चेहरा पहले से ज्यादा दमक रहा था। थी तो वह शहीद की बेवा। आज उसके शहीद पति के लिए सेना द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था। समारोह के बाद बुझे कदमों से वह स्टेशन की तरफ चल दी। ट्रेन आने में अभी 7 से 8 घंटे बाकी थे। सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। नजरें दौड़ा कर देखा कि थोड़ी दूर पर रेलवे की कैंटीन है। सोचा वहीं पर चलते हैं, दाम भी औसत होंगे। रुकमा पास खड़े अपने पापा से बोली, पापा चलो कुछ खा लेते हैं, अभी तो ट्रेन आने में बहुत देर है। बाप बेटी अपना पुराना सा फटा बैग समेट कर चल दिए। चाय पीते पीते पापा बोले, क्या तुम्हें लगता है कि वे बात करेंगे या ऐसे ही बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे? पता नहीं पापा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। रुकमा तुम आराम करो, मैं जरा ट्रेन का पता लगा कर आता हूँ। कहते हुए पापा बाहर चले गए। रुकमा ने अपने पैरों को समेटकर ऊपर सीट पर रख लिया और बैग की टेक लगाकर लेट गई और धीरे से सौरभ का फोटो निकालकर देखने लगी। देखते देखते रुकमा भीगी पलकों के रास्ते अपनी यादों के आंगन में उतरती चली गई। कितनी खुश थी वह जब पापा उसका रिश्ता लेकर सौरभ के घर गए थे। पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी भी हुई थी। माँ ने अपनी बेटी को सदा सुहागन बने रहने के लिए कोई भी रिवाज नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि गांव के पास वाले मन्नत पेड़ पर जाकर पूर्णमासी के दिन दिया भी जलाया था। शादी भी धूमधाम से हुई थी। सौरभ को पाकर रुकमा धन्य हो गई थी। सजीला, बाका, जवान, सांवला रंग, लंबा गठा शरीर, चौड़ा सीना, जो देखे उसे ही भा जाए। रुकमा भी कम सुंदर न थी, हाँ, मगर लंबाई उतनी न थी। सौरभ हर समय उसे उसकी लंबाई को लेकर छेड़ता था। जब सारा परिवार एक साथ बैठा हो तो तब जरूर, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गाना गाकर उसे छेड़ता था। वह मन ही मन खींचती रहती थी, मगर ज्यादा देर नाराज न हो पाती थी क्योंकि सौरभ झट से उसे मना लेना जानता था। पर यह सुख कुछ ही समय रह पाया। उसी समय सीमा पर युद्ध शुरू हो गया था और सौरभ की सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। उसे वापस जाना पड़ा था। उस रात रुकमा कितना रोई थी। सुबह तक आंसू नहीं थमे थे। सौरभ उसको समझाता रहा था। उसकी सुंदर आंखें सूजकर लाल हो गई थी। सौरभ के जाने में अभी 2 दिन बाकी थे। सौरभ कहता था, ऐसे रोती रहोगी तो मैं कैसे जाऊंगा। घर में सभी लोग कहते हैं कि ये 2 दिन तुम दोनों खुश रहो, घूमो फिरो, पर जैसे ही कोई जाने की बात करता तो अगले ही पल रुकमा की आंखों से आंसू लुढ़कने लगते। सौरभ उसे छेड़ता, यार तुम्हारी आंखों में नल लगा है क्या, जो हमेशा टप टप गिरता रहता है। सौरभ की इस बचकानी हरकत से रुकमा के चेहरे पर कुछ देर के लिए हंसी आ जाती, मगर अगले ही पल फिर चेहरे पर उदासी छा जाती। जिस दिन सौरभ को जाना था उस रात रुकमा सौरभ के सीने पर सिर रख कर रोती ही रही और अब तो सौरभ भी अपने आंसू न रोक पाया। आखिर सिपाही के अंदर से बेइंतहा प्यार करने वाला पति जाग ही गया, जो अपनी नई नवेली दुल्हन के आगोश में से निकलना नहीं चाहता था, पर छुट्टी की मजबूरी थी, वापस तो जाना ही था। रुकमा उठ, पापा ने हिलाते हुए रुकमा को जगाया और कहा,
ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। पापा की आवाज से रुकमा अपनी यादों से बाहर आ गई। आंखों को हाथों से मलते हुए वह उठ खड़ी हुई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। क्या बात है बेटी, तुम फिर से? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और रुकमा ट्रेन में बैठते ही फिर यादों में खो गई। कैसे भूल सकती है वह दिन जब सौरभ को खुशखबरी देने को बेकरार थी, लेकिन सौरभ से बात ही न हो पाई। शायद लाइन और किस्मत दोनों ही खराब थी और तभी कुछ दिन में ही खबर आ गई कि सौरभ सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। उस वक्त रुकमा ड्राइंग रूम में बैठी थी, तभी सौरभ के दोस्त उसका सामान लेकर आए थे। आंखों और दिल ने विश्वास ही नहीं किया। रुकमा को लगा वह भी आ रहा होगा, हमेशा की तरह मजाक कर रहा होगा। होश में ही नहीं थी, मगर होश तो तब आया जब ससुर ने पापा से कहा था रुकमा को अपने साथ वापस ले जाएं। मेरा बेटा ही चला गया तो इसे रख कर क्या करेंगे। उसने अपने सास ससुर को समझाया था कि वह सौरभ के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन उन्होंने तो उसे शाप समझकर घर से निकाल दिया। तभी सिर के ऊपर रखा बैग रुकमा के सिर से टकराया और वह चीख पड़ी। बाहर झांक कर देखा कि कोई स्टेशन आने वाला है। कुछ ही देर में वह झांसी पहुंच गए। घर पहुंचते ही मां बोली, बड़ी मुश्किल से यह सोया है, कुछ देर इसे गोद में लेकर बैठ जा। रुकमा कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। माँ ने पूछा, वहाँ सौरभ के घर वाले भी आए थे क्या? नहीं माँ, रुकमा बोली। शाम को खाने में साथ बैठते हुए पापा ने रुकमा से पूछा, अब आगे क्या सोचा है? तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। रुकमा ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ पापा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मेरे बेटे ने अपने फौजी पिता को नहीं देखा, इसलिए मैं फौज में ही जाऊंगी। रुकमा के माता पिता हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। बेटे को माँ के पास छोड़कर रुकमा दिल्ली में MBA करने आ गई और नौकरी भी करने लगी। रुकमा को यह भी चिंता थी कि कार्तिक बड़ा हो रहा था, उसे भी स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। रुकमा यह सब सोच ही रही थी कि माँ की अचानक हुई मौत से वह फिर बिखर गई और अब तो कार्तिक की भी उसके सिर पर जिम्मेदारी आ गई। उसे अब नौकरी पर जाना मुश्किल हो गया। बेटा अभी बहुत छोटा था और घर पर अकेले नहीं रह सकता था। पापा भी अभी रिटायर नहीं हुए थे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया, तभी सहारा बनकर आए गुप्ता अंकल, यानी उसके साथ में काम कर रही दोस्त अर्चना के पिताजी। अर्चना ने कहा, रुकमा, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है, तू कार्तिक को लेकर जरूर आना। कोई बहाना नहीं चलेगा और तू भी थोड़ा अच्छा महसूस करेगी। ठीक है, मैं आती हूँ। रुकमा ने हंसकर हाँ कर दी और ऑफिस से बाहर आ गई। घर आकर कार्तिक से कहा, आज मेरा बाबू घूमने चलेगा, वहाँ पर तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। हाँ मम्मी, कार्तिक खुशी से माँ के गले लग गया। माँ बेटे खूब तैयार होकर पार्टी में पहुँचे। पार्टी क्या थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी हो। शहर की सारी नामी गिरामी हस्तियाँ मौजूद थी। तभी किसी ने पीछे से पुकारा। रुकमा ने पीछे पलटकर देखा कि उसके ऑफिस का सारा स्टाफ मौजूद था। केक काटने के बाद अर्चना ने उसे अपने पिताजी से मिलवाया। वे बोले, बेटी, तुम्हारे बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आज भी ऐसी सोच वाले लोग हैं। बेटी, जो सज्जन सामने आ रहे हैं वे उसी रेजिमेंट में पोस्टेड हैं जिसमें तुम्हारे पति थे। मुझे अर्चना ने सब कुछ बताया था। कर्नल साहब, ये रुकमा है, फौज में जाना चाहती हैं। अगर आपकी मदद मिल जाती तो अच्छा होता। और फिर उन्होंने रुकमा के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। बेटी, तुम मुझे 1 से 2 दिन में फोन कर लेना। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर मदद करूंगा। कर्नल के सहयोग से रुकमा देहरादून जाकर SSB की कोचिंग लेने लगी और वहीं आर्मी स्कूल में पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाने भी लगी। बेटे कार्तिक का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया, मगर मंजिल आसान न थी। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर फौज जैसी फिटनेस लाने के लिए दौड़ने जाती, फिर 20 किलोमीटर स्कूटी से बेटे को स्कूल छोड़ती और लाती, फिर शाम को वह फिजिकल ट्रेनिंग लेने जाती, लौटकर बच्चे का होमवर्क और घर का पूरा
काम करती रोज की तरह रुकमा एक दिन जब बच्चे को सुलाने जा ही रही थी तभी पापा का फोन आया और फिर से वही राग लेकर बैठ गए। रुकमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों इतना सब बेकार में कर रही हो। दीपक का फिर फोन आया था। वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खूब खुश रखेगा। मेरी बात मान जा बेटी, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरा क्या भरोसा। मैं भी तेरी माँ की तरह कब चला जाऊं तो तेरा क्या होगा। पापा, मैं अपने बेटे कार्तिक और सौरभ की यादों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं किसी और को प्यार कर ही ना पाऊंगी। यह उस रिश्तों के साथ उससे बेईमानी होगी। मैं सौरभ की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मुझे सौरभ से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए सौरभ की जरूरत नहीं है। उसकी यादें ही मेरी मोहब्बत को पूरी कर देंगी। मैं जज्बात में उबलती हुई नसीहतों की दलीलें नहीं सुनना चाहती। पापा ने कहा, क्या कोई इस तरह जाने के बाद पागलों सी मोहब्बत करता है। सौरभ मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ ऐसी होती है कि वह रिश्तों की तरह दो लोगों में बंटता नहीं है, उसमें फिर मेरा हक होता है। यह कहते हुए रुकमा ने फोन काट दिया। फिर प्यार से सो रहे पास लेटे बेटे कार्तिक का सिर सहलाने लगी। तभी रुकमा ने फौज में भर्ती का इश्तिहार अखबार में पढ़ा। रुकमा और भी खुश हो गई कि एक सीट शहीद की विधवाओं के लिए आरक्षित है। अब उसे सौरभ के अधूरे ख्वाब पूरे होते नजर आने लगे। इन सब मुश्किल तैयारियों के बाद फौज का इम्तिहान देने का समय आ गया। मेहनत रंग लाई। लिखित इम्तिहान के बाद उसने एसएसबी के भी सभी राउंड पास कर लिए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद एक नई परेशानी खड़ी हो गई। वहाँ पर एक और शहीद की पत्नी थी पूजा और उसने भी सारे टेस्ट पास कर लिए थे और सीट एक थी। आखिरी फैसले के लिए सिलेक्शन अफसर ने अगले दिन की तारीख दे दी और कहा कि पास होने वाले को इत्तिला दे दी जाएगी। उदास मन से रुकमा वापस आ गई, लेकिन इतने पर भी वह टूटी नहीं। उसे अपने ऊपर विश्वास था। उसका दुख बांटने अर्चना आ जाती थी और दिलासा भी देती थी। तय तारीख भी निकल चुकी थी। रुकमा को यकीन हो गया कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए फिर उसने उसी दिनचर्या से एक नई जंग लड़नी शुरू कर दी। तभी एक दिन ऑफिस से लौटकर उसे सिलेक्शन अफसर की चिट्ठी मिली जिसमें उसे हेड ऑफिस बुलाया गया था। सिलेक्शन का कोई जिक्र न होने के चलते रुकमा उदास मन से बुलाए गए दिन पर हेड ऑफिस पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि साहब के सामने पूजा भी बैठी थी। साहब ने दोनों को बुलाकर पूछा कि तुम दोनों की काबिलियत और जज्बे को देखते हुए हमने रक्षा मंत्रालय से 2 वैकेंसी की मांग की थी। रक्षा मंत्रालय ने एक की जगह 2 वैकेंसी कर दी है और तुम दोनों ही सिलेक्ट हो गई हो। बाहर ऑफिस से अपना सिलेक्शन लेटर ले लो। रुकमा यह सुनते ही शून्य सी हो गई। सौरभ को याद कर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेटर लेकर उसने सबसे पहले अर्चना को फोन कर शुक्रिया अदा किया। पापा उस समय देहरादून में बेटे कार्तिक के पास थे। घर पहुंचकर रुकमा पापा से लिपट गई और खुशखबरी दी। पापा बोले, तू बचपन से ही जिद्दी थी, पर आज तूने अपने प्यार को ही जिद में तब्दील कर दिया और अपने बेटे को उसके फौजी पिता कैसे थे यह बताने के लिए तू खुद फौजी बन गई। हम सभी तेरे जज्बे को सलाम करते हैं। रुकमा ने देखा कि अर्चना और उसके स्टाफ के लोग बाहर दरवाजे पर खड़े थे। रुकमा इस खुशी का इजहार करने के लिए अर्चना से लिपट गई।